हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए भाई, आप सभी की भारी डिमांड के साथ में आज से आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दिया है मैंने, और स्टार्ट होने वाली है। बस जस्ट सेकेंड आप वेट करिएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे, एक बार शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे भाई, अपने अपने दोस्तों को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक। अब चलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो भैया आज से हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये क्लास रहेगी आपकी एवरीडे 7 PM से रहेगी, ठीक है ना। एवरीडे जो है 7 PM से, मतलब 7 बजे से रहेगी ये क्लास। पूरे मतलब प्रतिदिन आपकी 7 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है ना। शाम को 7 बजे से क्लास रहा करेगी। और जल्द ही मेरे प्यारे भाई सुनिए मेरी बात ध्यान से, जल्द ही आपकी यूपी पुलिस के लिए जो है, यूपी पुलिस के लिए आपकी जो है जीके जीएस की क्लास भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान के चलिए अगले दिन से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ना। अगले दिन से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि अगर समय रहा तो फिर आज ही मैं क्लास ले लूँगा उसकी, अन्यथा अगले दिन से आपकी क्लास जीके जीएस की भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो शानदार तरीके से आप लोग सेशन में जुड़ जाएंगे और अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर कर देंगे। मेरी प्यारी प्यारी भाई बहनें सभी लोग जुड़ जाइए सेशन में शानदार तरीके से, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। एक बार शानदार तरीके से सारे लोग हल्ला बोल करके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। सारे मेरे प्यारे भाई बहन एक बार हल्ला बोल करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। भाई साहब, वही जो आपने SSC GD के समय जो आपने प्यार दिया था ना, वही प्यार बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये जो क्लास रहेगी इसमें प्रश्न और थ्योरी दोनों रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल व्याख्या के साथ में चलेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने भाई साहब एकदम जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है भाई। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। देखिएगा इसमें प्रश्न में क्या कहा गया भाई, बताइए भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में महादेवी वर्मा की रचना है। इन विकल्पों में महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है भाई साहब? एक बार शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से कमेंट छाप दीजिए भाई। आप लोग कमेंट एक बार फटाफट छाप दीजिएगा, ठीक है ना भाई। मैं देख भी रहा हूं आप सभी के कमेंट। चलिए भाई बताइएगा। पहला आपका विकल्प दे रखा है तार सप्तक होगा, दूसरा विकल्प दे रखा है आंगन के पार द्वार होगा, तीसरा विकल्प दे रखा है बावरा अहेरी होगा, और चौथा विकल्प दे रखा है अग्नि रेखा। चौथा विकल्प दे रखा है अग्नि रेखा। देखिए भाई, व्हाइट बैकग्राउंड है इसलिए मुझे चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है आज, ठीक है। अगले दिन से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, क्योंकि भैया PDF बन चुकी है। नेक्स्ट डे से इसकी PDF का बैकग्राउंड चेंज रहेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई शानदार तरीके से आप लोग बताइएगा इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, बावरा बहेरी, अग्नि रेखा, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप लोग बताइए। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर डी। भैया देखो, थोड़ा सा मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें 1 2 3 आ गया विकल्प में, आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, बावरा बहेरी, भैया ये तीनों की तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? अज्ञे जी की हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये तीन की तीनों ही भैया किसकी हैं? अज्ञे जी की हैं, ठीक ना। हीरानंद वात्स्यन, अज्ञे जी की रचनाएं हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे महादेवी वर्मा की अगर हम लोग बात करें, महादेवी वर्मा जी की, ठीक है ना, अन्य रचनाओं के बारे में बात करें, वर्मा जी की अन्य रचनाएं, ठीक है। वर्मा जी की अन्य रचनाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें साथी, तो बस 2 सेकेंड में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्मा जी की रचनाएं, ठीक ना। वर्मा जी की रचनाएं अगर हम लोग देखें भाई यहाँ पे, तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा भाई, और शानदार तरीके से आप लोग अपने कॉपी पेन में नोट्स पे इसे नोट भी करते रहिएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भाई, तो निहार है इनकी पुस्तक का नाम, निहार है, रश्मि है, ठीक है ना, निहार है, रश्मि है, ये इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। एक और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है भाई दीपशिखा, जिसकी एक इनकी और पुस्तक है जिसका नाम है दीपशिखा। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम लोग बात करें दीपशिखा, रश्मि और निहार, इनकी अगर हम लोग बात करें साथी, तो ये तीनों ही रचनाएं, ये तीनों भैया इनके कविता संग्रह हैं। ये क्या है? कविता संग्रह है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कविता संग्रह है, ठीक है। ये इनकी क्या है? कविता संग्रह है। और अगर हम लोग एक बात करें अतीत के चलचित्र, एक इनकी पुस्तक का नाम है अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र, ठीक है, चलचित्र। एक और हम बात करें अतीत के चलचित्र, ये इनका भैया जो कि क्या नाम है,
रेखा चित्र है इनका, क्या भाई, ये रेखा चित्र है इनका, ये है रेखा चित्र, ठीक है भाई, इनका क्या है, ये रेखा चित्र है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इनका रेखा चित्र शैली है, ठीक ना। मतलब जो इनका ये जो इनकी पुस्तक है अतीत के चलचित्र, ये किस विधा, कौन सी विधा की रचना है, तो ये रेखा चित्र की है। निहार, रश्मि, दीप शिखा और अग्नि रेखा, ये कविताएं कविता संग्रह है किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही भाई साहब, मजा आ रहा है ना, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2, ठीक है साथी। प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, और प्रश्न नंबर 2 देखिएगा भैया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा भैया कि नाम धातु क्रिया नहीं है, इनमें से आपको बताना है, नीचे जो विकल्प दे रखे हैं इन विकल्पों में से नाम धातु किसमें नहीं है। लतियाना में नहीं है, सजाना में नहीं है, झुठलाना में नहीं है, गलियाना में नहीं है, गलियाना में नहीं है। किसमें भाई साहब आपको बताना है कि नाम धातु नहीं है, ये आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसमें से किस रचना में भाई साहब, इसमें से आपको बताना है किस रचना में जो है भाई साहब नहीं है, ठीक है भाई, किसमें जो है नाम धातु नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ बताना है सजाना में नाम धातु नहीं है, सजाना में नाम धातु नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे लतियाना ये हो गया, देखो पहली बात तो आप लोग ये समझिएगा साथी, यहाँ पे समझिएगा कि नाम धातु क्या होती हैं, ठीक ना। नाम धातु क्या होती हैं, नाम धातु क्या होता है, तो वे क्रियाएं, ठीक ना, वे क्रियाएं जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक ना, संज्ञा, एक सेकंड बाबू, ठीक ना, एक सेकंड समझ लीजिए केवल, इसे हम इरेज करें, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम एवं विशेषण से बने उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा भैया, संज्ञा, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे दे रखा है लात, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, लात। लात बोले तो पैर, लात बोले तो पैर, तो मेरे भाई पैर क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई, शरीर का एक अंग हो गया, अर्थात ये क्या हो गया भाई, ये एक अंग अर्थात संज्ञा हो गई। तो संज्ञा, ये शब्द कैसा हुआ, ये कैसा शब्द है, तो भाई ध्यान रखिएगा ये संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द में इयाना प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया भाई, इसमें इयाना प्रत्यय जोड़ दिया, इयाना ये हमने जोड़ दिया, इसमें क्या प्रत्यय जोड़ दिया। तो इयाना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, जो ये लात संज्ञा शब्द थी, इयाना प्रत्यय लगाने से ये क्या बन गया, नाम धातु क्रिया बन गई, अर्थात ये लतियाना बन गया। ये क्या बन गया, लतियाना बन गया। अगर यहाँ पे झुठलाना में हम लोग बात करें तो बच्चा इसमें झूठ, इसमें क्या दे रखा है, झूठ। झूठ जो कि आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें लगा हुआ है लाना, इसमें लाना प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसमें लाना प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया, ये भाववाचक संज्ञा है झूठ, और लाना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया, झुठलाना। झुठलाना भी क्या हो गया, आपका नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अगला है गलियाना। गलियाना, गाली से बना है गलियाना, गाली शब्द से बना है क्या भाई, गलियाना। गाली धन याना प्रत्यय लगा दिया, ठीक ना, गाली धन याना प्रत्यय लगा दिया, नहीं गलियाना मतलब होता है, सुनिए सॉरी गलियाना नहीं होगा, मतलब गाल, ठीक है, सॉरी बच्चे यहाँ पे क्या हो जाए, गाल धन इयाना, गाल धन इयाना प्रत्यय, गलियाना, हा, एकदम भाई साहब गलियादीन, समझ रहे हैं ना। अपने यहाँ क्या कहते हैं, एकदम कनपटी बजा देना, अपने यहाँ कहते हैं ना कि कनपटी बजा दी, ठीक ना, मार थप्पड़े कनपटी बजा दी हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके गाल बजाना, जो कहते हैं ना गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाना यानी गलियाना, गाल बजा दिया। तो गाल भी आपका क्या है भाई, ये भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक ना, ये क्या है भाई, ये संज्ञा शब्द है। तो बच्चे संज्ञा शब्द से इयाना प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, इयाना प्रत्यय लगा है इसमें, इयाना प्रत्यय लगाने से गलियाना बन गया, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें सर अब सर्वनाम से कैसे बनेगा, तो बच्चा जैसे लिखा है अपना, जैसे क्या लिखा है अपना, अपना बच्चे हो गया सर्वनाम, अपना क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अपना से बना अपनाना, ठीक ना, अपना से बनेगा क्या, अपना से जो इसका बनेगा नाम धातु क्रिया बनेगी ना, नाम धातु क्रिया ये बनेगी अपनाना, अपनाना,
किसी चीज़ को अपनाना, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक नामधातु क्रिया हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, नामधातु क्रिया हो जाएगी। बोलो भाई साहब, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है मेरे भाई? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारी चीज़ें आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगी, और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके जीएस भाई अजय सर करके। जीके जीएस भाई अजय सर करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। भाई साहब दिल खोल करके एक बार सेशन को शेयर करिएगा, और मजा आ रहा हो भाई साहब ना तो एक लाइक ठोक के जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बताइए भाई साहब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे? प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एकदम भाई साहब हिंदी को धुआं ना कर दिया हम लोगों ने मिलकर के, नाम हम और आपने मिलकर के हिंदी को धुआं ना कर दिया ना यूपी पुलिस में इस बार, तो भाई साहब नाम बदल दियो। चलिए देखिएगा पहला मतलब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बाबू पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है भाई। समझ लेते हैं भाई अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चे। अगर यहाँ पे अकर्मक क्रिया की हम लोग बात करें, अकर्मक क्रिया, ठीक है भाई, अगर अकर्मक क्रिया की हम लोग बात करें, ठीक है, तो भैया अकर्मक देखो इसमें अगर हम लोग तोड़ के लिखें आधन कर्म, इसमें क्या है आधन कर्म। आ का मतलब होता है ना, आ का मतलब क्या होता है भाई, ना होता है। आ का मतलब होता है ना, और कर्म का मतलब होता है भैया जो कार्य किया जाए, जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो जिसमें कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी। अगली बात करें, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें कर्म भी साथ में दिया हो, उस ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म साथ में हो। सा का मतलब होता है साथ, सा कर्म, ठीक है, सीधा सा बात समझो। सा का मतलब होता है भैया साथ, ठीक ना, साथ में कर्म हो, साथ में कर्म हो। जिन क्रियाओं में साथ में कर्म हो और यहाँ पे कर्म साथ ना हो, कर्म ना हो, ठीक ना। वे क्रियाएं जिनमें कर्म ना हो उन्हें अकर्मक क्रिया, जिनमें कर्म साथ में उन्हें सकर्मक क्रिया। पहचानने का तरीका लिख लो भाई साहब, पहचानने का तरीका लिख लो खटाक से अपने कॉपी पे भाई साहब। क्या होगा, अकर्मक क्रिया, इसमें क्या करके प्रश्न करो, दोनों से क्या करके प्रश्न करो, क्या, ठीक ना। और कोई कर्म क्रिया लिख लो भाई साहब, कोई भी क्रिया लिख लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है हंसना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है भैया हंसना, जैसे लिखा है यहाँ पे हंसना, जैसे आपका लिखा है रोना, और जैसे आपका लिखा है यहाँ पे पीना, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है पीना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है खाना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे खाना, ठीक ना। अरे खाना छोड़ो भाई साहब, खाना आप छोड़ो, खाने के स्थान पे कुछ और ले लो ना भाई साहब, खाने के स्थान पे कुछ और ले लो ना। तो क्या ले लें हम, तो यहाँ पे आप ले लीजिए भाई क्या, लिखना। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, लिखना, यहाँ पे क्या लिख दिया, लिखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा क्या करके प्रश्न करो, और इससे पूछो कर क्या का उत्तर मिल रहा है इस क्रिया से, क्या का उत्तर मिल रहा है इस क्रिया से, तब तो ये सकर्मक क्रिया है, और अन्यथा कर सकर्मक क्रिया नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। देखो कैसे, कैसे भाई साहब देखिएगा। जैसे लिखा हंसना, और हंसना से कहा क्या हंसना, क्या हंसना। अरे भाई क्या हंसना थोड़े ना होता है, क्यों हंसना होता है, क्या होता भाई, क्यों हंसना होता है। तो इसका उत्तर हमें गलत मिला। जब गलत उत्तर मिला तो भाई साहब ये क्या हो गई, ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। क्या रोना, अरे क्या रोना नहीं होता है, क्यों रोना होता है बाबू, क्या होता है, क्यों रोना होता है, ठीक है ना भाई, क्यों रोना होता है। तो भाई क्यों रोना, इसका मतलब ये गलत है, ये भी क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। गलत मतलब कि ये प्रश्न गलत है, इसलिए रोना क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। हंसना, रोना, बतियाना, चलना, नहाना, ये सब आपके क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। उसी प्रकार सकर्मक क्रिया की अगर बात करें भैया, पीना, क्या पीना, भाई साहब क्या पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय पीना, समझ रहे हैं ना, पानी पीना, हाँ बाकी आप जो समझ रहे हैं वो भी पीना, ठीक है ना। तो पीना, तो भाई ये उत्तर मिल रहा है कि नहीं, इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं सर क्या पूछने पे गलत सा भाव प्रकट हो रहा है, नहीं प्रकट हो रहा है। क्या कह दो ना, क्या पीना, चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, कॉफी पीना, तो इसका उत्तर क्या करने से कोई गलत भाव नहीं प्रकट हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हंसना, ये थोड़ा सा भाव अटपटा लग रहा था। यहाँ पे क्या लिखना, पत्र लिखना, नोट लिखना, नोट्स लिखना, किताब लिखना, समझ रहे हैं, समाचार लिखना, कुछ भी, ये भी सही बैठ रहा है आपका, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। आ जाओ बाबू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई फटाफट। अधोलिखित वाक्य किस में अकर्मक क्रिया है, ऐसी शब्दों से बने हुए शब्द क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, भैया मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सकर्मक क्रिया है, अर्थात ये क्या है, ये सही है भाई, ये क्या है, सही है। ये चीजें तुम्हारा
ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ठीक है ना, यहाँ बच्चों क्या होना चाहिए, हैं होना चाहिए, ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो इसमें बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है, वह खुजलाता है, क्या खुजलाता है, प्रश्न करो ना भैया, क्या खुजलाता है, सर सिर खुजलाता है, तो बाबू सही उत्तर तो जा रहा है। यहाँ पे जी ललचाता है, क्या ललचाता है, जी ललचाता है भाई साहब, क्या ललचाता है, जी ललचाता है, इसका मतलब एक ही मिल रहा है भाई साहब, राम सोता है, क्या सोता है, अरे राम क्यों सोता है, ये होना चाहिए, क्या का उत्तर मिलेगा, तो तभी सकर्मक क्रिया है, अन्यथा सकर्मक क्रिया नहीं है। आपका इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। देखो मैंने कहा था ना, रोना, सोना, हंसना, उठना, बैठना, चलना, ये सभी क्या आते हैं आपके भाई साहब, अकर्मक क्रिया में आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही, अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया भाई साहब उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बाकी आप लोग शानदार तरीके से सेशन को शेयर करिए। और भाई साहब मजा आ रहा हो भाई साहब तो एक बार सेशन को शेयर करना और लाइक किए बिना जाना नहीं तो भाई ये रोइयां हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चा, अगला प्रश्न देखते हैं शानदार तरीके से क्या कह रहा है भाई। देखो भाई अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का भेद विकल्प है, जो सही वाक्य का भेद विकल्प है। अर्थात इसमें एक वाक्य दिया गया भैया, कह रहा है कि जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है, जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है। इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, विधान वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब इसका आंसर, जल्दी से आप लोग भाई इसमें छाप दीजिए फटाफट, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो आदमी समझदार है वह अपना भविष्य का ध्यान, वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है। बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे लिखा है कि जो आदमी समझदार है, ठीक है, एक वाक्य हो गया और इसी में इसके ऊपर एक क्या है, उपवाक्य है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब ध्यान रखिएगा, जब किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए उपवाक्य हो तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है भाई। तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, ये मिश्र सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, और का प्रयोग किया जाएगा, और तथा सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे लिखा समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है ना, संयुक्त वाक्य होते हैं। अच्छा इसमें जैसे होता है तथा का प्रयोग संयुक्त समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक अव्यय में आपको पता है इसलिए का भी प्रयोग होता है, तथा का भी प्रयोग होता है, अतएव का भी प्रयोग होता है, यद्यप का भी प्रयोग होता है। अगर ऐसे शब्द आ जाए तो किसमें जाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य में जाते हैं, ठीक है ना। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, जैसे हम कोई अपना परिचय दे रहा हम या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो विधानवाचक होते हैं, वो क्या होता है, विधानवाचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, ठीक ना। कोई चीज़ बताना, किसी से कोई चीज़ बताना या पूछना, क्या किसी से कोई चीज़ बताना, ये क्या कहलाता है, विधानवाचक वाक्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से कह रहा है कि छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य। ओ भाई साहब, ये उद्देश्य और विधेय वाले सवाल ना बहुत ही खतरनाक होते हैं भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं भाई साहब। इनका फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, बताओ बच्चे क्या हो जाएगा। छात्र पास हो गए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, बताइए उद्देश्य क्या है। विकल्प दे रखा है कि पास होना, पास, अगला विकल्प पास हो गए ये होगा, छात्र यह हो गए, इनमें से क्या होगा जो उद्देश्य होता है, ठीक है। चलो भाई साहब, मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट के साथ में, थ्योरी के साथ में आपको मैं प्रश्न कराऊंगा, तो बच्चे देखिएगा चुटकियों में हल होंगे सवाल भाई साहब, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। उद्देश्य बच्चे, ठीक है ना, उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके, शॉर्टकट में समझो, जिसके बारे में बात की
जाती है, ठीक ना। जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा बच्चे एक होता है विधेय, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है, ठीक ना, दूसरा होता है विधेय। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनिए, एक चीज़ मैं पहले बताना आपको भूल गया, ये बच्चों क्या होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं विधेय, ठीक ना। ये क्या होता है, वाक्य के अंग होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, वाक्य के अंग, ठीक ना। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया भाई आपका उद्देश्य और दूसरा हो गया आपका क्या, विधेय। दूसरा क्या हो गया, विधेय हो गया। पहला तो बच्चे आपका हो गया ये उद्देश्य हो गया और दूसरा हो गया विधेय। आइए विधेय के बारे में जान लेते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और भैया जो बात की जाए, ठीक ना, जो बात की जाए, ठीक ना, जो बात की जाए या जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, जो बात की जाए, जो बात की जाए, जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो आप लोग, अब मेरी बात ध्यान से आप लोग समझिएगा क्या कह रहा है भाई। जैसे यहाँ पे लिखा है कि छात्र पास हो गए, जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है कि छात्र पास हो गए, ठीक ना, यहाँ पे लिखा है छात्र पास हो गए, ठीक है भाई, छात्र पास हो गए। तो बच्चे आप लोग इसमें बताओ ना किसके बारे में बात की जा रही है, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है भाई, ठीक है ना, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है छात्र के बारे में, क्योंकि पास कौन हुआ है, छात्र। तो बच्चे जो छात्र पास हुआ है ना, तो छात्र इसमें क्या हो गया भाई, ध्यान रखिएगा, जो छात्र है ना बच्चों, छात्र इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, छात्र क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और जो पास होना हो गया ना भाई, पास होना, ये बच्चों आपका क्या हो गया, पास होना, ये आपका पास हो गया, ये बात कही जा रही है, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा विधेय। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उद्देश्य पूछा गया आपसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य आपका छात्र हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अरे भाई साहब मजा आएगा हिंदी पढ़ने में, आप काहे परेशान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बस एक काम करिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बस आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो बहुत शानदार, एक बार देख लो भाई सही चल रहा है। चलो देखो आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित, देखो भाई वही आया है, बस केवल प्रश्न चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया भैया, इसमें ये कह दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प। अब इसमें आपको विधेय, पीछे से पूछा गया था कि उद्देश्य से पूछा गया था, इस बार क्या पूछा जा रहा है, विधेय पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, विधेय बताना है। तो भाई अभी मैंने आपसे क्या बताया, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, वो उद्देश्य होता है। और जो बात उसके बारे में कही जाती है वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, वो आपका उद्देश्य सॉरी विधेय होता है। मान लीजिए अजय सर हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाता कौन है, अजय सर, तो अजय सर उद्देश्य हो गए, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, ये मेरे बारे में बात हो गई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका विधेय हो जाएगा। बताइए इसमें क्या वाक्य लिखा है, वाक्य लिखा बाबू इसमें कि युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, इसमें विधेय बताइए क्या हो जाएगा, इसमें विधेय क्या हो जाएगा, 6 छक्के लगाए, ठीक है ना, ये हो जाएगा युवराज सिंह हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग फटाफट इसका सही उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ बच्चों युवराज को छोड़ दीजिए, युवराज तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएंगे उद्देश्य, क्योंकि युवराज ने ही क्या किया है, युवराज ने ही तो छक्के लगाए, युवराज ने ही तो क्या लगाए भाई, छक्के लगाए। अब बचा क्या बच्चे, 1 ओवर, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ये आपका विधेय हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत शानदार, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बात समझ में आ गई, थोड़ी सी बात को समझो, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है ना, थोड़ी सी बात को नहीं पूरी बात समझिए, मतलब थोड़ा थोड़ा समझिए, पूरा समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे शानदार तरीके से देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, बताइए भाई इनमें से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, ठीक ना, कारक चिन्ह नहीं। देखो बच्चे हर किताबों में आपका चिन्ह जो शब्द लिखा होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चिन्ह शब्द लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है, जबकि इसका ये क्या है, ये गलत रूप है। इसका सही रूप क्या होगा, सही रूप होता है बच्चे चिन्ह,
ठीक ना। इसका सही रूप बच्चों क्या होता है, चिन्ह, ठीक है, इसका सही रूप चिन्ह होता है, ठीक ना, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, ये सही रूप होता है भाई, ये ध्यान रखिए कि इसका सही रूप होता है। चलिए इधर ये कारक चिन्ह नहीं है, आपको बताएं, देखिए को होता है कर्ता ने कर्म को, तो बच्चों ये कर्म कारक है, ये कौन सा है भाई, ये कर्म कारक है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, कर्म कारक है। के द्वारा या से लिए, के द्वारा इससे लिए, तो बच्चे ये होता है करण कारक, ये होता है भैया करण कारक, किसी के कारण के द्वारा कोई कार्य होता है तो उसे होता है करण कारक। से, अब से भैया किस में आता है, से संप्रदान में भी आता है, ठीक ना, ठीक ना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा हो गया, सही है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से होता है, ठीक ना, अपादान यहाँ कर दो भाई, यहाँ पे हो गया अपादान बच्चे, ठीक ना, अपादान। लेकिन ध्यान रहे अपादान में क्या होता है, अलग होने की बात करता है, इसमें अलग की बात करता है, से जो होता है वो अलग होने की बात करता है, अलग होने की बात करता है, ठीक ना, अलग होने की बात करता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ये ध्यान रखिए बच्चे आप लोग, ठीक है। चलिए एक सेकंड बाबू, चलो बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ही बच्चों क्या होता है, ये ही निपात होता है, ये क्या होता है, ये निपात होता है, निपात अव्यय होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, ये भाई अव्यय होता है, ये निपात में काम करता है, यहाँ पे नहीं काम करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ही। जैसे लिखा है तुम ही, ठीक ना, जैसे लिखा है तुम ही, तो वहाँ पे ही जो होता है वो निपात का काम कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से क्या कह रहा है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, यहाँ पे क्या कह रहा है, शानदार तरीके से, देखिए भाई ये आ गया आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है भाई, बहुत ही भाई साहब जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, प्रतिभट कटक कटीले केती काट काट कालिका सी किलकई कलेऊ देत काल को। समझिएगा ध्यान से भाई साहब, इसमें क्या कह रहा है, प्रतिभट, एक सेकंड प्यारे भाई, एक सेकंड, चलो देखो क्या कह रहा है, प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट कालिका सी की किलक की कलेऊ देत काल को। उपर्युक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। बहुत शानदार। देखो भाई अगर हम कमेंट वगैरह पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो मामला जाएगा लंबा, समझ रहे हैं। प्रश्न कराने हैं अपन को 30, ठीक है, प्रश्न अपन को कराने हैं लगभग 30 और टाइम काफ़ी हो रहा होगा, ठीक है। तो भैया खींच कर करना है और 30 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से व्याख्या करके, अभी तो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे भाई साहब, उसके क्या कहते हैं गद्यांश के मिलेंगे, थोड़ा सा समय वो ज़्यादा ले लेंगे आपके, ठीक है। तो समझिएगा, कमेंट छोड़ो मेरे भाई, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ने में ना मज़ा आ रहा हो तो बताओ भाई साहब, अगर हमारी बातों से अगर आपको मज़ा ना आ रहा हो तो बताओ, ठीक है ना। हम आपको खुद ही इतना पढ़ाते पढ़ाते इंटरटेनमेंट करते रहेंगे, मज़ा आएगा आपको, कमेंट पढ़ने की और बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भैया देखो इसमें देखेंगे आप लोग तो का, ठीक है, इसमें जो काका है ना, इनकी मतलब इनकी जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, ठीक है ना। काका की देखो तो आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा बच्चे क्या आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आपका सही उत्तर, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे आपका सही उत्तर है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। अगर इसमें भी पूछा जाए तो भैया ये क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, ठीक है ना, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है ना, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। अच्छा, वृत्त्यानुप्रास की एक खासियत होती है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति की गई हो, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति की गई हो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। अगर बच्चे रूपक अलंकार की हम लोग बात करें तो रूपक अलंकार जब कोई भी वस्तु को ज्यों का त्यों बता दिया जाए, ठीक ना, सीधा सीधा बता दिया तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। यहाँ पे बिल्कुल भी विरोध ना किया जाए, सीधा वही बता दिया जाए, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता है रूपक अलंकार। जैसे कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, क्या लिखा है भाई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो, ठीक ना, बंदो हरिराई, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जो चरण कमल हैं वो बंदो हरिराई के समान है, सी सा इनका कोई प्रयोग नहीं किया गया। मानो कोई भी अगर योजक चिन्ह ना लगा हो, समझ रहे ना, योजक चिन्ह नहीं मतलब कोई भी आप समानार्थी शब्द ना लगा हो तो भैया वहाँ पे क्या होता है रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा हो चरण से कमल, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखा है,
जैसे यहाँ पे लगा पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्तों के समान, सरिस का मतलब होता है के समान, तो वहाँ भैया हो जाता है आपका क्या, उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक ना, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, सॉरी एक ही शब्द, कोई ऐसा शब्द जो एक बार आया हो परंतु उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है जहाँ पे एक शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण मैं लिख देता हूँ, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक ना, मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक ना, मंगन को देख पट देत बार बार। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पट शब्द है ना, ये जो पट शब्द है इसके दो अर्थ हैं, ठीक ना, इसके दो अर्थ हैं। एक तो भैया इसका अर्थ है दरवाजा, एक तो इसका अर्थ बच्चे क्या है, दरवाजा, ठीक है ना, एक इसका अर्थ है दरवाजा, ठीक है भाई, दरवाजा, ठीक है। और दूसरा इसका बच्चों अर्थ है वस्त्र, दूसरा इसका अर्थ होता है वस्त्र, ठीक ना, कि मांगने वाले को देख करके कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और कुछ लोग क्या कर देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। तो एक ही शब्द के दो अर्थ, वहाँ पे श्लेष अलंकार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं, विरोधाभास में बाद में बात कर लेंगे। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, शानदार तरीके से बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? भाई साहब मिक्स लाइनर प्रश्न में पूरा मिलेगा आपको, एकदम शानदार जबरदस्त वाले प्रश्न मिलेंगे भाई साहब। भले ही 30 प्रश्न हैं, अगले दिन से हम आपको पूरे 37 के 37 प्रश्नों का सेट लेके आएंगे, लेकिन भाई साहब जबरदस्त व्याख्या होगी और जबरदस्त मजा आएगा। कौन सा शब्द स्वर संधि का? आपका एक भी मिनट का समय मैं खोटी नहीं करूंगा कि मैं आपको पढ़ाते समय दुनिया भर का जो है बकवास करूं, कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई साहब, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अपने को पढ़ाने से मतलब है भाई, ठीक है ना, अपने को पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। चलो बहुत शानदार, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? और भाई बकवास करने की रही बात, तो भाई ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी देर बकवास कर लेते हैं। चलो देखो, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण होता है? तो बताइए भाई, पवित्र है, नीरस है, पुरस्कार है, अंतःगत्वा है, या फिर बच्चों अंतःगत्वा है? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए भाई साहब खींच करके आप लोग। तो बच्चे देखिएगा शानदार तरीके से, बस आप लोगों को भाई साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्यारे भाई बस सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, और क्लास अच्छी लगे तो भाई साहब एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, हाँ, उसके बिना तो कोई काम चलने वाला नहीं है। और दूसरे का एक चीज़ से और काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाई लियो, ठीक है। चलो देखो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इसका अगर सही उत्तर की हम लोग बात करें भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र, ठीक, ये आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं, पवित्र भैया क्या हो जाएगा, कैसे होगा सर ये स्वर संधि? तो सबसे पहले बच्चों इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, इसका विच्छेद देख लेते हैं, संधि विच्छेद। जैसे पवित्र लिखा है, तो पवित्र का संधि विच्छेद पवित्र, 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 ऐसे बोल के देखो, पवित्र, पवित्र, पवित्र बोलते हैं, पवित्र। तो इसका मतलब कुछ ऐसी ध्वनि निकल रही जैसे निकल रहा है पो धन इत्र, पो धन इत्र, ऐसी ध्वनि निकल रही है। थोड़ा सा रुक रुक के बोलोगे तो ऐसी ध्वनि निकलेगी, पो धन इत्र। तो बच्चे पो धन इत्र। अब यहाँ पे देखो मात्रा किसकी आई है, तो मात्रा भैया यहाँ पे आई है ओ की, और यहाँ पे स्वर कौन सा आया पहला, ई। ओ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ओई, क्या हो जाएगा, ओई, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा इव, ओई, है ना, इव, ओई, ठीक ना, ओई हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका ओई। तो यहाँ पे जो आपका ओ था, ओ तो ई के साथ में चला गया, बचा भैया यहाँ पे क्या, ठीक है ना, एक सेकंड प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओई हो जाएगा, ठीक है ना, ओई हो जाएगा। ओई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये वाला वी हो जाएगा, ठीक ना, ओई हो जाएगा, ओई, ठीक ना, ओई, ओई हो जाएगा। तो पा जो बचा आपका, पा इसके साथ में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, त्रा, क्योंकि पा में कोई छेड़खाड़ नहीं हुई थी, त्रा ऐसा हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका क्या, पवित्र। ये क्या बन जाएगा बच्चे, पवित्र बन जाएगा, ठीक है। तो और ये किस संधि का उदाहरण है, तो भैया ध्यान रखिएगा, ये आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, अयादि, अयादि स्वर संधि, ठीक है भाई, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। आपसे स्वर संधि पूछा ही गया था। अब नीरस की बच्चे अगर हम लोग बात कर लें भाई, तो नीरस में ध्यान रखना, ये हो जाएगा निधन रस, ठीक है। पुरस्कार की अगर हम लोग बात कर दें, ये हो जाएगा पुरः धनकार, ठीक ना, पुरः धनकार हो जाएगा। इसका हो जाएगा भैया अंतः, ठीक ना, अंततः, ऐसे हो जाएगा, अंततः धन गत्वा, अंततः धन गत्वा हो जाएगा, ठीक है भाई,
अंततः दन गत्वा हो जाएगा। अब इन सभी में देखो भैया विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, इन सभी में क्या लगा हुआ है, विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके विसर्ग संधि हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगी, विसर्ग संधि हो जाएंगी। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न। अभी तो 10 तक ही पहुंचो भैया, ठीक है ना, खींच के चलो भाई सब। वृत्त वर्ण कौन सा है, इसमें आपको बताना वृत्त वर्ण कौन सा है, ये आप लोग बताइए खींच करके, वृत्त वर्ण कौन सा है। अभी मैंने कल वर्णमाला खत्म किया है, अभी मैंने कल वर्णमाला खत्म किया, आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसमें, वृत्त वर्ण कौन सा हो जाएगा। फटाफट आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से बार सेशन को शेयर करेंगे भाई, एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, बताइए भाई साहब इसमें वृत्त वर्ण कौन सा हो जाएगा बच्चे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, न र ल स, ये वृत्त व्यंजन होते हैं, न र ल स, ठीक है ना, ये वृत्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए एक होता है प्रकंपित वर्ण, एक बच्चे होता है प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित, ठीक ना, एक होता है प्रकंपित वर्ण, एक होता है बच्चे लुंठित, एक होता है लुंठित, ठीक ना, एक होता है लुंठित, एक होता है बच्चे पार्श्विक, एक होता है पार्श्विक। इनको आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं। प्रकंपित की बात करें बच्चे तो प्रकंपित में आता है रा, और लुंठित की बात करें तो इसमें भी आता है रा, और पार्श्विक की बात करें भैया तो इसमें आता है ला। इसमें कौन सा आता है, ला आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आ और आ, अंग और आहा क्या है। आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा ये बच्चों क्या है, इन दोनों को बताना है। जिन बच्चों ने भी वर्णमाला पढ़ा है ऑफलाइन में मजा आ जाएगा उनको भाई साहब बताने में। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्ताक्षर, तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 अयोगवाह। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा। चलिए हिंदी है, इसमें थोड़ा सा खींच के हम लोग कर लेते हैं व्याख्या के साथ में, ठीक है ना, अयोगवाह हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब बच्चे अगर इसकी हम बात करें तो इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वार। इसका जो उच्चारण स्थान होता है, ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान की अगर हम लोग बात करें, इसका जो उच्चारण स्थान होता है बच्चे वो होता है भाई आपका नासिका, ठीक ना, उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। और अगर साथ ही इसकी हम बात करें तो इसे कहते हैं विसर्ग, इसे क्या कहते हैं भैया, विसर्ग। और इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ से। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है, क्योंकि ये हा के रूप में काम कर रहा होता है, अह, ठीक है ना। चलिए स्वर होते हैं बच्चे ध्यान रखिएगा 11, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्ताक्षर होते हैं 4। कौन कौन से संयुक्ताक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है भाई। और होता है स्र, इतना भी नहीं तेज लिखना है, ठीक है ना भाई। 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड बाबू, ठीक है, 1 सेकंड। चलिए अगला लिखना है आपको क्या, स्र, ठीक है भाई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, विकल्प नंबर, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम अक्षर, पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं। कितना गजब का प्रश्न है, शानदार तरीके से छाप दीजिए आप लोग भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक बार भाई साहब कमेंट कर दीजिए, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही भाई, आपको क्लास कैसी लग रही भाई साहब, एक बार कमेंट कर दीजिए शानदार तरीके से। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं ना, प्राणत्व के आधार पर ध्यान रखिएगा, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं भाई, ठीक है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, ठीक ना, प्राणत्व के आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से भैया, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, एक होता है महाप्राण, ठीक ना। अल्प प्राण में जिनमें कम वायु खर्च हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक वायु खर्च हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ग का, ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ग का, ठीक ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा 1 सेकंड मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है भाई, दूसरा और चौथा वर्ण बच्चों क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक ना। और बच्चे जो आपका पहला तीसरा, ठीक है भाई,
इसमें सीधा लिख दे रहा हूँ, पहला, तीसरा और पाँचवा, ये बच्चे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, सॉरी अल्पप्राण होते हैं। तो इसका सही उत्तर अब क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। घोषत्व के आधार पर देखा जाए, जिनमें नाद या घोष किया जाए, कंपन, ठीक ना, जिन वर्णों में क्या होता है, कंपन होता है, कंपन हो, जिन वर्णों में बोलने में कंपन हो, उन्हें क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। और घोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, ठीक ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का ध्यान रखिएगा। तीसरा, ध्यान रखिएगा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, ठीक है भाई, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण। और अघोष में बच्चे क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक ना, दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है बच्चे। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ये थोड़ा खींच के कर लीजिएगा, आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया भाई मुझे, ठीक ना, क्योंकि लेट भी क्लास रही है। तो देखिएगा बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा। आपको पता होगा कर्मधारय समास में क्या होता है, एक शब्द होता है और एक उसकी विशेष, इसमें विशेष शब्द और विशेषण दोनों होता है, ठीक ना, इसमें एक शब्द होता है और एक विशेषण होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है रामानुज, रामानुज, अगर इसका आप लोग विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो रामानुज, तो इसमें हो जाएगा राम का अनुज, ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा, राम का अनुज, इसमें हो जाएगा राम का अनुज। अधमरा की बात करें भाई लोग, हम लोग सब परिवार की अगर बात करें तो लिखना है परिवार के साथ, ठीक ना, परिवार के साथ, ठीक ना, परिवार के साथ हो जाएगा, यह हो जाएगा सब परिवार, परिवार के साथ, समझ रहे ना, इसमें क्या हो जाएगा, परिवार के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधमरा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, अधमरा हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधमरा, इसमें लिखना है आधा, ठीक ना, आधा मरा है जो, ठीक ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आधा मरा है जो, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आधा मरा है जो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको चलिए इसमें कमेंट करिए फटाफट, बाकी हम आपको मतलब आगे बता रहे हैं, ठीक है ना, देवासुर का क्या सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, ठीक है, तब तक अगला प्रश्न देखते हैं, हम इसको बता देंगे आपको, परेशान मत हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आपको बताना भैया, इसमें निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प होगा, जो दिए गए काल का सही विकल्प होगा। इसमें आपको एक सेकंड भैया, एक सेकंड तो पूरा रेलगाड़ी बन गया, ठीक ना, आपको इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है जो दिए गए काल का सही विकल्प होगा। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, बताइए भाई इसमें क्या हो जाएगा, सही काल कौन सा हो जाएगा। विकल्प आपका दे रखा है तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मध्य, क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या हो जाएगा भाई साहब। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए तो बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा भाई, या फिर आप लोग बताइएगा इसमें संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, या आसन्न भूतकाल हो जाएगा, या फिर भैया आसन्न भूतकाल हो जाएगा, या फिर हेतु हेतु मत हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन, जल्दी से प्यारे बच्चे बताइएगा। तो एक बार भाई सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत शानदार प्यारे बच्चे। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा पहुंचने वाला होगा, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, पहुंचने वाला होगा, तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, पहुंचने वाला होगा, हाँ इसका हो जाएगा पहुंचने वाला होगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा भाई इसका, ठीक है ना। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसका मतलब भी पहुंचने वाला होगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आसन्न भूतकाल की बात करें, जहाँ पे चुका चुकी का प्रयोग किया जाए, चुका चुकी, ठीक ना, चुके का प्रयोग किया जाए, चुके का प्रयोग किया जाए, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे चुका चुकी चुके का प्रयोग किया जाए, चुका चुकी चुके का प्रयोग किया जाए बिना किसी सहायक क्रिया के, तो वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, जहाँ पे कोई क्रिया पहले समाप्त होने वाली थी या वो नहीं हुई लेकिन अगली क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए जैसे अगर आप पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते, ये इसका हेतु हेतु मत का भूतकाल का उदाहरण है भाई, ठीक है। सॉरी भविष्य काल यहाँ पे दे रखा ना बच्चे, एक सॉरी भविष्य काल, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी,
ये आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ये आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, फटाफट। प्रश्न नंबर 15, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया। अंधेरा होने से पहले, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा कि अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? भाई साहब पदबंध आपको बताना है, ठीक ना। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं भैया? जितने प्रकार की आपके शब्द होते हैं उतने ही प्रकार क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, अव्यय होता है, तो ये सभी क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। ये सभी क्या होते हैं भाई? पदबंध होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। तो आइए बताइए भाई इसमें क्या हो जाए? अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसका सही उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, अंधेरा होने से पहले ये सब तो बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये किसके बारे में बात कही गई है, ठीक ना, कि अंधेरा होने से पहले कौन लौटा है? अंधेरा होने से पहले कौन लौटा है? किसान लौटा है। कौन लौटा है भैया? किसान। और किसान की अगर बात की जाए बच्चे, तो किसान क्या होता है? किसान आपका संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। किसान कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो इसलिए किसान से पहले जितना भी ये शब्द प्रयोग किया गया है, ये सब किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सब किसान के लिए प्रयोग किया गया कि किसान, अंधेरा होने से पहले कौन लौटा है? किसान लौटा है। इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई? संज्ञा पदबंध हो जाएगा भाई, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जिसके बारे में कहा जाए उससे पहले जो भी शब्द हो, किसान हो जाएगा संज्ञा पदबंध। जैसे कहा जाए राजा दशरथ, राजा दशरथ का पुत्र राम है, ठीक ना। राजा दशरथ का पुत्र राम है। भैया इसमें बात राजा दशरथ की जा रही है कि राम की जा रही है? बताओ इसमें कहा जा रहा है, ये बताओ भाई साहब, आपको समझ में आ जाएगा। राजा दशरथ का पुत्र राम है, ठीक ना। अब आपको बताना है राजा दशरथ के पुत्र राम, ऐसा लिख सकते हो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं जो पूछा गया आपसे, ठीक ना। इसको कुछ हम ऐसे बना दे रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें लिखा राजा दशरथ के पुत्र राम ने एक सेकंड बाबू, राम ने रावण को मारा, ठीक ना, रावण को मारा। अब इसमें आप लोग बताइए भाई साहब, इसमें कौन सा पदबंध होगा? इसमें कौन सा पदबंध होगा, ये आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। देखो भैया क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है? मारने की क्रिया हो रही है। ये क्रिया कर कौन रहा है जरा बताओ मैं? ये क्रिया को कौन कर रहा है? रावण कर रहा है कि राम कर रहा है कि राजा दशरथ के पुत्र राजा दशरथ कर रहे हैं? कौन कर रहा है इस क्रिया को? तो ध्यान रखिएगा भैया, इस क्रिया को कर रहे हैं राम, और राम के बारे में ही परिचय दिया गया है, उनके बारे में ही लिखा गया कि वो राजा दशरथ के क्या हैं? पुत्र हैं। अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें भी क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। बाकी इनके बाद में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो शानदार तरीके से क्या कह रहा है। उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। रेखांकित शब्द में पदबंध बताइए। रेखांकित शब्द में पदबंध बताइए क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। रेखांकित शब्द में पदबंध बताइए क्या हो जाएगा भाई। इसमें शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। रेखांकित शब्द में पदबंध बताइए। संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, अव्यय पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई फटाफट आप लोग बताइए, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा फटाफट यहाँ पे। बहुत शानदार प्यारे बच्चे। ठीक है भाई। देखो तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा क्रिया। देखो मुस्कुराना और मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। जवाब दिया, यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? जवाब देने की। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? जवाब देने की क्रिया हो रही है। बात को समझिएगा, क्रिया कौन सी हो रही है भैया? तो जवाब देने की क्रिया हो रही है। कैसी क्रिया हो रही है? जवाब देने की। अब उसके लिए इस क्रिया के बारे में कर्ता और कर्म तो इसमें कुछ है नहीं कि किसने मुस्कुराया, ठीक ना। केवल यहाँ पे क्या लिखा? उसने। उसने क्या लिखा है? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मुस्कुरा कर। उसने मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। ही लगने से इसमें और भी दबाव आ गया, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रियापद बंद हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? क्रियापद बंद हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपको ये, हाँ मैं समझ गया कि आपको पदबंध वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। मैं पदबंध के बारे में जो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, इसके लिए एक विशेष स्पेशल मतलब एक विशेष क्लास मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। इसमें केवल पदबंध में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रख दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर इसकी क्लास चाहते हो कि मैं स्पेशल पदबंध के बारे में बताऊं तो भाई बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई।
क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा भाई शानदार तरीके से, यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से प्रश्न क्या कह रहा है भाई, बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं। अगर किसी लेखक का नाम है, जैसे लिखा है कालिदास, ठीक है ना, जैसे लिखा है कालिदास, ठीक है भाई, जैसे आपका लिखा है कल्हड़, ठीक है ना, जैसे लिखा है कल्हड़ आपका, जैसे लिखा है तुलसीदास, जैसे लिखा है तुलसीदास लिखा है भाई साहब, तुलसीदास लिखा है, ये लेखकों के नाम है। तो इनके नाम को किस विराम चिन्ह से हम लोग क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, ठीक है ना। कोष्टक, क्या हम लोग ये वाला कोष्टक वगैरह लगा करके, मंझला तिझला सब कोष्टक लगा करके करते हैं। निर्देशक चिन्ह ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह की बात करें बच्चे तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे लगता है, और अगर इकहरा उद्धरण की बात करें तो ऐसे लगता है, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल इन्वर्ट कामा और इसे कहते हैं डबल इन्वर्ट कामा, ठीक है ना। किस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो भैया ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ठीक है ना, विकल्प नंबर 4 इकहरा। जब नाम किसी का लिखते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। जब किसी का वाक्य लिखना होता है, ठीक है ना, किसी के कथन को किसी विशेष व्यक्ति के कथन को स्पष्ट करना, दोहरा उद्धरण स्पष्ट करने के लिए, ठीक ना, स्पष्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा, स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से भाई, यहाँ पे समझिएगा कि किसी विशेष व्यक्ति के कथन को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे वाक्य को प्रयोग करने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, ये आप लोग फटाफट बताइएगा। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, आप लोग फटाफट बता दीजिए भाई साहब एक बार कमेंट करके। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, डोंगरी की है, पश्चिमी हिंदी की है, मेवाती की है या पूर्वी हिंदी की है, किसकी है भैया, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, फटाफट एक बार बच्चे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चे, एक बार सभी लोग इस बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए भाई सब क्या हो जाएगा। चलिए कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, डोंगरी, पश्चिमी हिंदी, मेवाती या पूर्वी हिंदी। कन्नौजी की बात करा बच्चे तो कन्नौजी हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें हम लोग तो पश्चिमी हिंदी में बच्चों आती है ब्रज भाषा, ठीक है ना, कौन सी आती है, ब्रज बोली आती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें आती है कन्नौजी, ठीक ना, इसमें आती है कन्नौजी, ठीक है। इसमें आपकी हरियाणवी आती है, हरियाणवी आती है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपके बच्चे कौरवी आती है, इसमें कौरवी आपकी आती है। तो ये बोलियां आपके किस में आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई, ठीक ना। ये किसके अंतर्गत आती है भैया, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। इसमें एक और आती है बच्चे बुंदेली भी आती है, इसमें एक और आती है आपकी बुंदेली आती है, ठीक है भाई, इसमें एक आती है बुंदेली, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डोंगरी की बात करें भैया तो इसको जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मेवाती की बात करें बच्चे तो मेवाती आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है ना, अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें भैया तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी आती है, तो ध्यान रखिएगा। अवधी आती है बच्चे इसमें, ठीक है ना, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और बच्चे इसमें ध्यान रखिएगा एक और आपकी आती है, एक हो गया अवधी, छत्तीसगढ़ी, और बच्चे जल्दी से एक बार आप कम बताइए फटाफट क्या हो जाएगा भाई। एक आती है बच्चे बघेली, एक आती है आपके बघेली, एक आती है बघेली, ठीक है ना भाई, एक आपकी आती है बघेली। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बेहतरीन एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट भाई, ठीक है ना, बाकी फिर हम देखते हैं आपकी क्लास को आगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, देखिएगा। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, क्या हो जाएगा भाई।
बताइए इसमें कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब होता है कौन सा इसमें मिलान नहीं है। देखिए जैसे लिखा है अम्ब अम्ब, ये दोनों क्या है समसूत शब्द हैं। अम्ब और अम्ब इनका अर्थ या तो ये होगा और इसका अर्थ ये होगा, क्या ये सही अर्थ है? उसी प्रकार अचार और आचार, ये आपका लिखा है आचार और ये आपका लिखा है आचार का अर्थ, क्या ये सही है? इस तरीके से आपको बताना है भाई, ठीक ना, इस तरीके से आपको बताना है क्या ये सही है कि नहीं है, ये आपको बताना भाई फटाफट, जल्दी बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाए, कौन सा असंगत है। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत सभी साथियों को भाई शानदार तरीके से स्वागत है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो भाई साहब तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, इसमें क्या है ये गलत है। इसमें देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें भाई अचार, ठीक ना, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अचार की, ठीक ना, यहाँ पे अचार लिखा है। अचार जो होता है ये बच्चों होता है खाद्य पदार्थ, ये जो होता है खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है भाई, ये आपका खाद्य पदार्थ होता है। और जो आपका लिखा है आचार, ठीक है ना भाई, जो आपका लिखा है आचार ये बच्चों व्यवहार होता है। कहते हैं ना आपका आचार कैसा है या उसका आचार कैसा है, तो ये व्यवहार। और जो आपका बच्चे ये होता है ना अचार, ये होता है खाद्य पदार्थ, जो घर में खाने वाला अचार होता है, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आई। चलिए एक प्रश्न अच्छा और कर लेते हैं फटाफट हम लोग, आज के लिए भाई फिर इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे फटाफट तरीके से। पहले आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा, देखिएगा कोप का विलोम क्या होगा बच्चे, कोप का विलोम क्या होगा, कोप का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। क्रोध क्षमा कृपा निष्ठुर, कोप का विलोम क्या हो जाएगा, क्रोध क्षमा कृपा निष्ठुर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बच्चे, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल भाई साहब बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। तो भैया इसका कोप का विलोम पूछा गया है, कोप, कोप का विलोम बच्चे हो जाएगा कृपा, ठीक है ना, कोप का विलोम हो जाएगा बच्चे कृपा, नहीं सॉरी, कोप का जो विलोम होगा बच्चे ना वो होगा क्षमा, ठीक ना, कोप का विलोम हो जाएगा। कोप का मतलब होता है कि दंड देना, ठीक ना, कोप का मतलब बच्चों क्या होता है, दंड देना। और यार नहीं 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 नहीं, नहीं। एक सेकंड प्यारे बच्चे, सही था यार बॉस, कोप का मतलब हो जाएगा कृपा, सॉरी कोप का विलोम हो जाएगा कृपा, हाँ सही बात, सॉरी बच्चे सही था पहले, ठीक ना, सही था, कृपा हो जाएगा बच्चे, ठीक ना, कृपा हो जाएगा। क्योंकि क्रोध का होता है बच्चों क्या, क्षमा, क्रोध का जो विलोम होता है वो होता है क्षमा, ठीक है भाई, क्रोध का विलोम क्या होता है क्षमा, और क्रोध क्षमा का होता है बच्चे क्रोध, क्षमा का क्या होता है भाई क्रोध। और निष्ठुर की अगर हम लोग बात करें तो भैया फटाफट बताओ निष्ठुर का विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर का विलोम बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। निष्ठुर का हो जाएगा करुण, निष्ठुर का हो जाएगा बच्चे क्या होता है, करुण होता है, ठीक है भाई, निष्ठुर का होता है करुण, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलिए तो भैया मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं 20 ही प्रश्न करा पाया हूँ, और हैं बच्चे कुल कितने प्रश्न हैं, तो 30 प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन आज भैया थोड़ा घर से फ़ोन आ गया, जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, तो और ये क्लास मैं कोचिंग से ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो भाई आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। आज हम यहीं तक आपकी क्लास रखते हैं, और आप लोग भाई साहब एक बार जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को क्या रेगुलर रखा जाए, ठीक ना, और रखा जा रहा है भाई साहब, तो आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखना होगा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। यूपी पुलिस के लिए आपकी बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी हिंदी की, और इसके साथ में भी हम आपके लिए यूपी पुलिस की जीके जीएस की क्लास लेके आएंगे, जो भी वो भी मिक्स लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें भी क्या रहेंगे, मिक्स लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, यूपी जीके हिस्ट्री पॉलिटी सभी प्रश्न रहेंगे, उसको भी बेहतरीन एक्सपीरियंस चलेंगे, जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगा उस क्लास को हम पूरी तरीके एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो भाई मिलते हैं हम अगली क्लास में, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, शानदार मेहनत करते रहिएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।